हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसका जो अगला टॉपिक है वो है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या होता है बेटा? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, इसमें क्या किया गया कि जैसे पिछड़े जो क्षेत्र रह जाते हैं, ठीक है, उनकी ओर तो विशेष ध्यान दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आर्थिक विकास के लिए समर्थ जो क्षेत्र होते हैं वो भी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है ज्ञान, पूंजी और तकनीक के अभाव के कारण जो है वो क्षेत्र पिछड़ने लग जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रथम 3 जो पंचवर्षीय योजना थी उनके अंदर जो है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन किया गया, जिसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। तो देखो, इसमें जो क्षेत्र आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं उनके नियोजन पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधन आधार पर निर्भर करता है, लेकिन कई बार संसाधनों से समर्थ क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक, ज्ञान और पूंजी की भी आवश्यकता होती है। भारत में पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभवों से हमने महसूस किया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विकास का फल आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और लोगों, विशेषतः स्त्रियों को उस हिसाब से नहीं मिल पाया जिनकी उम्मीद थी। अतः प्रादेशिक और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए योजना आयोग ने योजना के 2 नए उपागमों लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह को प्रस्तुत किया। लक्ष्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम देश में बनाए गए उनमें कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बेटा, इसमें देखो मेन जो बात थी कि पंचवर्षीय योजना, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना वो कब से कब तक रही वो बताता हूँ मैं। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951-52 में जो चुनाव हुए थे, तो 51 से लेकर 56, दूसरी जो है 56 से 61, 61 से 66, ठीक है। 66 में क्या हुआ कि 65 में जो आक्रमण हुआ था भाई भारत के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के मध्य, उस आक्रमण के दौरान पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा से 66 और 67, ठीक है, और 68 और 69 में इसको फिर से जोड़ा गया। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 69 से 74 चली थी, इसलिए इसको कुछ समय के लिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें रुकावट आई थी। तो भारत में नियोजन परिप्रेक्ष्य, भारत में नियोजन के उद्देश्य और सामाजिक लक्ष्य संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। भारत में केंद्रीकृत नियोजन है। भारत सरकार ने नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंप रखा था। योजना आयोग की जो स्थापना थी भी 1950 में हुई थी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 26 जनवरी 1950 को ये योजना जो है लागू कर दी गई थी, ठीक है। योजना आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसका एक उपसभापति और कुछ सदस्य होते हैं। एक उपसभापति और कुछ सदस्य जो हैं वो जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री के नीचे जो कार्य करते हैं, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं, इसके जो सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो भारत में नियोजन सामान्यतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना क्रमशः 1956 से 61 दूसरी, ठीक है। 1961 से 66 तक चली। लगातार 2 सुखों व पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण 1966-67 और 1968-69 में यह योजना जो है अवकाश लेना पड़ा। मतलब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर इन 2 वर्षों में जो अवकाश लेना पड़ा था। इस अवधि में वार्षिक योजनाएं लागू रही, जिन्हें रोलिंग प्लान, जो वार्षिक योजनाएं जो है वो तो लागू रही, जिन्हें रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना गया या कहा गया, ठीक है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 74 तक चली। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, अर्थात 1 साल पहले ख़त्म कर दी गई। 6वीं व 7वीं पंचवर्षीय योजना क्रमशः 1980 से 85 से 90 तक पंचवर्षीय योजना चली। राजनीतिक अस्थिरता के चलते 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 97 तक, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक, और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12, और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक होनी थी, मगर 2014 के अंदर भी इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दिया गया और जनवरी 1915 में
जो है एक नया नाम वैसे तो 14 में दे दिया गया था, नीति आयोग। ठीक है, ये किसने लागू कर दिया? पंचवर्षीय योजना की जगह इसको लागू कर दिया, नीति आयोग। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको लागू किया गया। तो ये जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बीच में ही स्थगित करना पड़ा। ठीक है, 2014 में इसको समाप्त करके इसको नया नाम दिया नीति आयोग, और जनवरी 1915 में इसे लागू कर दिया। इसके बाद योजनाओं को ख़त्म करके नीति आयोग को लागू किया गया। नीति आयोग के अंतर्गत योजनाएं बनाई जा रही हैं। सूखा पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रमुख है। इसी प्रकार लक्ष्य समूह विकास को ध्यान में रखते हुए लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमांत कृषक विकास अभिकरण जैसे कार्यक्रम चलाए गए। मतलब मेन है कि लघु कृषक मतलब लघु छोटे जो कृषक होते हैं उनके लिए सीमांत और विकास अभिकरण। ठीक है, सीमा और विकास की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उन कृषकों के लिए ये योजनाएं जो है लागू की। एक तो है SFDA और एक MFDA कार्यक्रम चलाए गए। 18वीं पंचवर्षीय योजना 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान उत्तरी पूर्वी राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों एवं पिछड़े क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं विकास करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया। जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य थे, जो जनजातियां जो पिछड़ी हुई थी, उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम जिसको नाम दिया गया विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया। अगला जो टॉपिक है वो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो है विकासकारी योजनाएं चलाएगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या निवास करती है भाई, और वहाँ भी जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक योजनाएं चलाएगी। क्योंकि कुछ एक जो राज्य पर्वतीय जो राज्य हैं उनके अंदर भी जो ताकि उन लोगों का भी आर्थिक विकास हो सके। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं वो देखो। विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ। जो विकास कार्यक्रम जो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष योजना आरंभ की गई। इसके अंदर उत्तराखंड, मिकिर पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जो क्षेत्र भी जिला तथा तमिलनाडु के नीलगिरी इत्यादि के को मिलाकर 15 जिले शामिल हैं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने 1881 में सिफारिश को की कि देश के उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाए जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। इस राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए जो सुझाव दिए उनमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया था। इस कार्यक्रम का पहाड़ी क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ पहुंचे, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही लाभान्वित न हो। मतलब सभी क्षेत्रों को के अंदर जितने भी जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो निवास करते हैं उन लोगों को सभी को रोजगार, मतलब मेन है कि जो ये आर्थिक विकास जो है वो सभी को प्राप्त हो समान रूप से, ना कि कुछ एक जो संपन्न जो लोग हैं उन्हीं को मिले। इस कार्यक्रम का पहाड़ी क्षेत्र सभी लोगों को। उसके बाद स्थानीय संसाधनों में प्रतिभाओं का विकास हो सके, पहाड़ी लोग अपनी जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाए हुए कुछ लाभ कमाना सीखे। अंततः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों का शोषण न होने पाए। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाते समय उनकी स्थलाकृति, पारिस्थितिकी व सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखा गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण तथा उद्यान खेती इत्यादि का प्रशिक्षण देकर तथा उन्हें इन कार्यक्रमों में शामिल करके स्थानीय संसाधनों का दोहन करना था। अब है विकास में प्रादेशिक विषमता के उदाहरण। इसमें मेन है कि इन पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग थे उनके लिए कुछ एक कार्यक्रम जैसे पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण, उद्यान खेती इत्यादि की ओर इन्हें प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें विकसित करने के लिए विशेष कार्य किए गए। अब है विकास की प्रादेशिक विषमता के उदाहरण। सन 1999 में बिहार के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है 6328 रुपये थी, जबकि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 35,705 रुपये थी। देश में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 14 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक थी। 1999 से 2000 में जम्मू व कश्मीर में गरीबों
का प्रतिशत 3.48 था, जबकि उड़ीसा में 47.95% था। 2001 में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात हिमाचल प्रदेश में 9.79% था, जबकि गोवा में 49.76%, दिल्ली में 93.01% था। 6 वर्ष से अधिक आयु की देश में लगभग 1/3 जनसंख्या निरक्षर और स्त्रियों की साक्षरता दर तो और भी निराशाजनक थी। स्त्री साक्षरता का कुछ अनुपात बिहार में 33.6% था और केरल में 87.9% था। 2001 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में इसमें बदलाव आया, मगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भाई शिक्षा के क्षेत्र में तो अव्वल जो है राज्य केरल है, ठीक है। और पिछड़े क्षेत्रों की अगर बात करें तो सबसे कम जो है सबसे अधिक जो गरीबी है वो कहाँ है, आज भी उड़ीसा के अंदर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद बिहार है, झारखंड है, ठीक है। जो सबसे उच्च आय जो है किस राज्य की, तो वो राज्य है पंजाब, ठीक है। तो प्रादेशिक विषमता पैदा होने के कारण, अब कारण क्या है भाई प्रादेशिक विभिन्नता, तो देश के अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों को विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अपवाद स्वरूप दामोदर घाटी परियोजना को छोड़कर समस्याग्रस्त प्रदेशों में कोई बड़ी परियोजना नहीं लाई गई। मतलब दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है उसके अलावा कोई परियोजना उस क्षेत्र में नहीं लाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश के गिने चुने भागों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। उन उद्योगों की स्थापना से अंततः प्रादेशिक विषमताएं बढ़ गई। गिने चुने जो भाग थे उन्हीं में उद्योग स्थापित किए गए, बाकी में नहीं किया गया। 60 के दशक में आई हरित क्रांति ने भी आर्थिक विषमता को बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादन बढ़ाने की यह योजना केवल देश के निश्चित और समृद्ध क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई। 60 के दशक में आई हरित क्रांति जो थी वो भी सिर्फ 3 ही राज्यों को प्रफुल्लित की, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। बाकी राज्यों में इतनी सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण भी पिछड़ापन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण भी विकास केवल सुविधाजनक क्षेत्रों में ही तेजी से हो रहा है, सभी क्षेत्रों में नहीं। इससे प्रादेशिक विषमता बढ़ गई। जो भी उदारीकरण लाए गए, ठीक है, निजीकरण किया गया सभी संस्थाओं का, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया जो एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार व्यवस्था थी, ठीक है, उन सीमाओं के ऊपर लगे कर जो थे उनको कम करने के कारण, ठीक है, ये सुविधाएं जो है वहाँ उपलब्ध हो पाई, मगर सभी क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं पहुँची। विदेशी निवेशक भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और तटीय राज्यों में ही निवेश कर रहे हैं। ये क्षेत्र पहले से ही विकसित हैं। पक्षपातपूर्ण निवेश आर्थिक विषमता को और अधिक बढ़ाएंगे। ये पक्षपातपूर्ण कार्य हैं भी, इससे गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता चला जाएगा। एनसीआर जो एरिया है वहीं पे ही उद्योग धंधों को अधिक मात्रा में लगाए जा रहे हैं। बाकी जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ उद्योगकर्ता जो है, मेन उद्योगपति लोग जो हैं वो उधर आकर्षित नहीं है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी जो है कल कराएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बनाओ। सबसे पहला एक पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त नोट लिखें। दूसरा क्वेश्चन है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन से क्या अभिप्राय है, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आपको फिर नोटबुक में करने हैं।